इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, जिनसे हम बात करेंगे मोदी की गारंटी की और यह जानने की कोशिश करेंगे कि क्या 23 में जिस तरह से गारंटी चली, क्या 24 में भी ये चलेगी। तो मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं स्मृति ईरानी जी को। स्मृति जी मंच पर आए और इस चर्चा की शुरुआत स्मृति ईरानी जी के साथ इस खास सत्र की। स्मृति जी, आपका स्वागत। धन्यवाद। और आपको बधाई। अभी ताजा 3 प्रदेशों में आपने भी चुनाव प्रचार किया। जी, मैं मोदी जी की ओर से और नड्डा जी की ओर से आपकी इस बधाई को स्वीकार करती हूँ। जी, बधाई आपने स्वीकार की और लोगों ने गारंटी मान ली, आप लोग कह रहे हैं। नतीजे भी ये रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन 24 में भी ये गारंटी इसी तरह से काम करेगी। रोहित जी, मुझे लगता है इतना सरल नहीं है मोदी की गारंटी का। अगर आप विश्लेषण करें तो भारत के राजनीतिक इतिहास में शायद ही कोई प्रधानमंत्री ऐसा रहा होगा जो अपना पॉलिटिकल कैपिटल इस प्रकार से स्वयं दांव पर लगाने की हिम्मत रखता हो। जी। और ये भी गौरतलब है कि ये एक ऐसे समय में प्रधान सेवक हैं जब मीडिया के अलग अलग तंत्र आज मौजूद हैं इनकी लीडरशिप को, इनकी एडमिनिस्ट्रेशन को परखने के लिए, विश्लेषण करने के लिए। हमारे देश ने एक छत्र राज एक परिवार का देखा, एक छत्र राज एक राजनीतिक दल का देखा, लेकिन ऐसे समय में देखा जब संचार के माध्यम बहुत कम थे। जी। तब टेलीविजन का आगाज नहीं हुआ था, तब रेडियो के ऊपर वाद विवाद का माहौल नहीं था, तब कोई ट्विटर पर ना झगड़ा होता था, ना फेसबुक पर कोई विश्लेषक बैठकर लाइव करता था फेसबुक का, ना इंस्टाग्राम पे कोई रील होती थी। उस जमाने में नेता के लिए सबसे सुविधाजनक ये होता था कि वो स्पेशली अगर सत्ता में है तो वो सत्ता के माध्यम से, उस संचार के एक साधन के माध्यम से अपनी बात कहता था। बहुत कम लोग ऐसे होते थे जो तीखा विश्लेषण करते थे। जी बिल्कुल। अब ऐसे माहौल में नरेंद्र मोदी की गारंटी आपको मिल रही है। उनका पॉलिटिकल कैपिटल वो स्वयं स्टेक पर लाते हैं, जहां पर इंटरनेट के और प्रचार के कई माध्यमों में आप हर दिन स्क्रूटनाइज होते हैं। जी। सतत 10 साल राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व देना और फिर प्रादेशिक स्तर पर गारंटी बनकर उतरना। जी। और न सिर्फ जनता के मध्य में राजनीतिक दल के लिए वोट की गारंटी बन जाना, बल्कि बहुत लोगों की पॉलिटिकल वारंटी भी खत्म करने का माध्यम बन जाना। ये अपने आप में एक राजनीतिक इतिहास में एक अनोखा पन्ना लिखा गया है। स्मृति जी, ये आपने गारंटी में एक नई चीज जोड़ दी कि आप लोग गारंटी दे रहे हैं और दूसरों की वारंटी भी खत्म कर दे रहे हैं। आपको नहीं लगता जिनकी पॉलिटिकल वारंटी खत्म हो चुकी है वो अभी शायद विदेश जाने की तैयारी में है? लेकिन हाँ, इतना जरूर है कि जो प्रतिद्वंदी रहे जी वो एकजुट हुए। जी। जब परिणाम आ रहा था चुनाव का, तब मैंने एक ट्वीट किया था, एक अकेला सब पे भारी, जो मोदी जी बोल चुके हैं देश की संसद में। जी। और ये जो चुनाव का नतीजा आया, मुझे लगता है वो उसका सबसे बड़ा प्रमाण था। जी। कि मोदी से अकेले लड़ नहीं पाए तो विपक्ष को एकजुट होना पड़ा। एकजुट होने के बाद भी विपक्ष मोदी के सामने हार के नतीजे प्राप्त कर घुटने टेक रहा है। जी स्मृति जी, ठीक है, इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि ये एक साहस की बात है जी, कि एक प्रधानमंत्री किसी प्रदेश के चुनाव में कहता कि मैं गारंटी लेता हूं, यानी अपने चेहरे को स्टेक पे लगाना। लेकिन ये आइडिया कहां से आया आप लोगों को एक गारंटी देने का, कि मोदी की गारंटी? मोदी अपने आप में ही एक पॉलिटिकल आइडिया और आइडियोलॉजी है। जी। मोदी अपने आप में एक पॉलिटिकल मूवमेंट बन चुके हैं। जी। और ये गारंटी शब्द का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इस बात को स्वीकार करना पड़ेगा कि एक राजनीतिक दल का नेता नहीं बल्कि देश का सेवक बोल रहा था। और जब वो व्यक्ति बोल रहा था तो उसके पीछे का जो एक पॉलिटिकल कैपिटल है, एक्सपीरियंस है, और उनका जो पॉलिटिकल इतिहास है वो हमेशा सुशासन का और वादों को निभाने का रहा है इतिहास। हमारे देश ने कई नेताओं को धारा 370 पर बोलते देखा है, राम मंदिर पर बोलते देखा है। हमारे देश में
33% महिलाओं के लिए आरक्षण पर विश्लेषण कई बार हुए हैं, लेकिन इन 3 प्रमुख मुद्दों पर जो भारत के राजनीतिक इतिहास का एक प्रखर हिस्सा रहे, उस पर डिलीवर अगर किसी ने प्रॉमिस पर किया तो वो मोदी ने किया। जी। तो जिस व्यक्ति ने कुछ ऐतिहासिक और लंबे अंतराल में लंबे समय से चले आ रहे पॉलिटिकल चैलेंजेस का समाधान दिया, तो उससे बेहतर देश में डिलीवरी अगर गवर्नेंस की, प्रशासन की दृष्टि से देखी जाए, उससे बेहतर और कौन हो सकता है गारंटी देने वाला। जी स्मृति जी, आप भी चुनाव प्रचार में गई इन प्रदेशों में, तो जो नतीजे आए, जिस तरह की एक तरफा जीत जो हुई, जी, इस बात की उम्मीद थी कि ठीक है कि जीत तो होगी, लेकिन इतनी बड़ी जीत होगी? मुझे लगता है रोहित जी, आप अगर सबसे बड़ा संकेत इसका चाहें तो राजस्थान में नरेंद्र मोदी ने स्वयं सार्वजनिक एक सभा में कहा कि गहलोत सरकार लौटने नहीं वाली और आज के बाद अशोक गहलोत कभी सरकार नहीं बना पाएंगे। जी। सत्य हुआ। मध्य प्रदेश में नरेंद्र मोदी ने सार्वजनिक सभा में स्वयं कहा कि मैं कह रहा हूं कि कमल पुनः खिलने वाला है और ज्यादा ताकत से खिलने वाला है। आपको याद दिलाऊं, आपकी सुर्खियों में इसका उल्लेख रहा होगा, छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री मोदी ने नाम से कहा कि भूपेश बघेल की सरकार जा रही है, कमल का फूल खिलने वाला है। तो डंके की चोट पर कहा गया कि जीतने वाले हैं, ऐसा नहीं है कि सोच विचार करके किसी ने ये कहा हो कि कोशिश कर रहे हैं जीतने की। मोदी ने डंके की चोट पर कहा जीतने वाले हैं और जीते। स्मृति जी, अब जब इन राज्यों के नतीजे सामने आए, अब एक और नैरेटिव चल रहा है, उत्तर दक्षिण की बात अब इस देश की राजनीति में होने लगी है। बड़े पहले भी थी, लेकिन इतनी मुखर हो गए, और ये तक कहा जाने लगा कि आप लोगों की जो जीत है, वो जो जहां पर गाय की पूजा होती है उसी बेल्ट में मजबूत है, लोकसभा तक तस्वीर बदल जाएगी। देखिए, जिन लोगों ने इस प्रकार की टिप्पणी की, वो समाज में एक नया जहर घोलना चाहते हैं। कांग्रेस के ये घटक दल पहले जाति के आधार पर बांटना चाह रहे थे देश को, धर्म के नाम पर लोगों को इन्होंने उकसाने की कोशिश की, और अब ज्योग्राफी, भूगोल के नाम पर लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने शायद ही इस बात को परखा होगा, सोचा होगा कि आज दक्षिण भारत की अगर आप लोकसभा की सीटें देखें तो कांग्रेस से ज्यादा लोकसभा की सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। लेकिन आज तक भारत की राजनीति में ये इतिहास रहा है कि जब कोई पक्ष हारता है तो हारने के बाद अपने ही देश और देशवासियों के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ इस प्रकार का जहर आज तक किसी ने नहीं उगला जितना कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने उगला है। तो बैर इनका मोदी से है और दुश्मनी ये देश से निकाल रहे हैं। बैर इनसे अगर आप देखें और विश्लेषण सनातन धर्म के संदर्भ में भी करें तो जिस प्रकार का ये द्वेष की भावना लेकर अपनी राजनीति इस वक्त कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इस बात का आक्रोश जनता के मन में है कि आप वोट के, और वोट का जो निर्णायक एक पहलू है वो जनता की इच्छा है। तो जनता ने अगर इच्छा व्यक्त की कि उनको कांग्रेस को नकारना है या कांग्रेस को हराना है, तो आप यह अपमान मात्र किसी एक विशेष धर्म का नहीं कर रहे हैं, आप लोकतंत्र का अपमान कर रहे हैं कि आपको लोकतांत्रिक ढांचे में जो जनता का निर्णय है वो आप मान्य नहीं मानते। जी स्मृति जी, आपने बात की सनातन की। जी, कांग्रेस का कहना, और बिल्कुल हम भी दिखाते हैं, ये लोग भी सनातन की बात करते हैं, कांग्रेस कहती है हम भी सनातन की बात करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, हम भी मंदिर जाते हैं, लेकिन आप लोग मंदिर मंदिर करके ध्रुवीकरण कर रहे हैं। नहीं, आज मैं अगर कांग्रेस वाकई में ये कहते हैं कि वो हिंदू धर्म का सम्मान करते हैं, तो मैं चुनौती एक देना चाहूंगी आपके मंच पर। जी, अगर सनातन के प्रति इतनी वाकई में उनकी आस्था है तो तुरंत डीएमके से अपना संबंध तोड़ दे। इतनी है क्या हिम्मत? नहीं होगी। क्योंकि रोहित जी, मैं इतिहास के कुछ पन्ने पलटाकर आपको याद दिला दूं कि वही डीएमके पार्टी है जिस पर कांग्रेस के आला कमान ने यह आरोप मढ़ा था कि राजीव गांधी की हत्या में डीएमके के कुछ नेताओं का हाथ था। आपको याद है? जी। तो जो अपने नेता के हत्यारों के साथ हाथ मिला सकते हैं, आज मैं उनको चुनौती देती हूं कि अगर वाकई में सनातन में उनकी आस्था है तो कल के कल डीएमके का साथ छोड़ दें। नहीं करेंगे, वो सत्ता के भूखे हैं। सनातन के
वो मार्ग पर नहीं चलते। एक और आरोप कि 24 से पहले राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा भी हो जाएगी जनवरी में, और चुनाव से पहले मथुरा की एंट्री हो गई है। आपको अब लगता मथुरा है- के नाम पर उत्तर प्रदेश के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश, देखिए, उत्तर ध्रुवीकरण प्रदेश में की। सरकार बन चुकी है, जी, और मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से सांसद हूं तो बड़ी ही विनम्रता से कहना चाहती हूं कि 2022 में जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो एक गली में जाकर नमाज अता कर रहे थे, दूसरी गली में जाकर मंदिर में प्रवेश करने का दुस्साहस कर रहे थे। तो उत्तर प्रदेश ने भी इनको परखा, देखा, जाना और रिजेक्ट कर दिया। मैं अपने ही लोकसभा क्षेत्र की अगर बात करूं तो 5 विधानसभा में से जहां पर गांधी खानदान 40 साल जी। से राज कर रहा था, जी। 4 विधानसभा में तो जमानत जब्त हो गई। भाई बहन दोनों आए थे प्रचार करने के लिए। इस बार भी अमेठी में राहुल गांधी वर्सेस स्मृति ईरानी होगा। भाई मेरी तो हिम्मत यह है कहने की कि भाजपा जीतेगी। उनकी हिम्मत है कि सिर्फ अमेठी की सीट से राहुल गांधी लड़ेंगे? मुझे नहीं पता। इतना कह दो रोहित जी, घमंड नहीं है जी। विश्वास है। जो काम किया है हमने और मोदी की गारंटी है जी, कि भारतीय जनता पार्टी अमेठी की सीट जीतेगी। क्या इतना ही विश्वास कांग्रेस के किसी कार्यकर्ता में है कि नहीं राहुल जी लड़ेंगे तो सिर्फ अमेठी से लड़ेंगे? इंडिया अलायंस की जो बात हो रही है और उत्तर और मैं प्रदेश, विनम्रता से बता दूं कि पहली बार अलायंस नहीं हुआ है। जो उत्तर प्रदेश की राजनीति जानते हैं तो ये अलायंस मैं अमेठी में हरा चुकी हूँ। अमेठी में राहुल गांधी अकेले नहीं लड़े थे, जी, बिल्कुल। सपा बसपा के संग मिलकर लड़े थे। जी, तो जो व्यक्ति अपना चुनाव अपने दम पे नहीं लड़ सकता, वो किस घटक दल का नेता बनने की औकात रखता है बताइए? नहीं, अगर ये अलायंस होता है और खास तौर पे दक्षिण की बात होती है, देखिए, तो आपके दक्षिण में प्रश्न- आपको नुकसान नहीं होगा? आपको मैं- नहीं लगता कि मैं दोबारा 131? कह रही हूँ, आपने पहले तो अपने ही प्रश्न का उत्तर दे दिया, कहा कि अगर अलायंस होता है तो आप ही खुद कन्विंस नहीं है। जी, और मुझे लगता है आज की तारीख विशेष है जी, कि जो लोग अपने ही सहयोगी दलों का अपमान कर रहे थे विधानसभा के चुनाव में अभी मध्य प्रदेश में, अब वो फोन लगा रहे हैं कि आइए मीटिंग करिए। तो आपको क्या लगता है, जो एक अंग्रेजी में शब्द है ना, जो कमिलियन लेपर्ड नेवर चेंजेस देयर स्पॉट्स, तो आपको क्या लगता है कि इनके सहयोगी दलों को पता नहीं है कि इनके घमंड का क्या असर है उनकी राजनीति पर? आज की तारीख पे उन्होंने तय किया था कि सारे उनके सहयोगी दल एकजुट हो जाएंगे राहुल जी के नेतृत्व में। जी। आया कोई? और मुझे लगता है इस अलायंस का सबसे बेहतरीन जवाब स्वयं ममता जी ने दिया है और कहा है कि जहां जहां राहुल गांधी है वहां हार निश्चित है। जी, यानी आपको ये जो उनका अलायंस जो बन रहा है, अभी जिस स्वरूप तो ले रहा है, लेकिन इस बात से तो आप इनकार तो नहीं अभी कर अलायंस सकते, का ही उससे अभी आपको कोई कभी चुनौती कभी नहीं कर रहे हैं। मानते 24 मैं में? वही तो कह रही हूँ रोहित जी, आप तो खुद ही अलायंस का अभी तभी कभी कर रहे हैं। जी, तो मान लीजिए आप अलायंस दिल्ली की बोले, उनकी, मुझे नहीं पता, मैं उनकी प्रतिनिधि नहीं हूं, तो क्या आप मुझे ये कह रहे हैं कि केजरीवाल के पक्ष में कांग्रेस कोई भी सीट नहीं लड़ेगी, या केजरीवाल कांग्रेस की वजह से कोई भी सीट नहीं लड़ेंगे? फिर जाएं पश्चिम बंगाल, जी, क्या ममता जी अपनी सारी सीटें छोड़ देंगी ताकि राहुल गांधी जी लड़वा सके अपने किसी मित्र को, अपने किसी सहयोगी को, अपने किसी कार्यकर्ता को? आप बिहार जाइए, जी, क्या आप कह रहे हैं नीतीश कुमार हों या तेजस्वी जी हों, वो अपनी सारी सीटें कांग्रेस के लिए छोड़ देंगे? ऐसा होगा क्या? नहीं, बात स्वाभाविक है, सीट शेयरिंग अपने आप में एक बड़ा इशू होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की, अभी तो अलायंस सबसे बड़ा इशू है कि नहीं है? वही जी। प्रश्न चिन्ह है। उत्तर प्रदेश का एक बार फिर जिक्र करूंगा जी, उत्तर प्रदेश में पिछली बार का प्रदर्शन आपका और इस बार क्या लग रहा है, कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में? आपको लगता है पिछली बार से बेहतर नतीजा? आप चाहते हैं कि मैं राजनीति के विश्लेषण करते करते ज्योतिष शास्त्र का भी यहाँ पर आपको अनुभव बता दूं? नहीं, मैं आपसे इतना ही स्मृति जी, कहूंगी। देखिए, मैं आप बिल्कुल सही आपने बात कही। हम अक्सर ये सवाल जरूर पूछते हैं कई जगह कि आपको क्या सीटें लगता है? बताओ। लेकिन आपसे ये सवाल मैंने बड़े सोच समझ कर पूछा, उसके पीछे वजह ये है, आपने उस सीट से चुनाव लड़ा, उस सीट से चुनाव जीता, अमेठी। मैं पिछले 15 साल से उत्तर प्रदेश में काम कर रहा हूं जमीन पर, तो मैंने वहां जिस तरह से आपने वो चुनाव लड़ा, इस सवाल का जवाब आप व्यवहारिक दृष्टिकोण से दे सकते हैं, इसलिए मैंने सवाल तो पूछा। मैं वही कह रही हूँ आपसे कि जो सुनामी आई है अभी 3 राज्यों में, आपको क्या लगता है उस सुनामी से उत्तर प्रदेश वंचित रहेगा? अभी हालांकि पिछली बार भी वही स्थितियां थी, मायावती भी साथ लड़ी,
अखिलेश यादव भी साथ हटे, कांग्रेस थी, आरएलडी भी साथ में थी, हालांकि अब मायावती नहीं है। और अगर वो आ जाती हैं, एक देखिए चर्चा रोहित फिर जी, से शुरुआत हो गई कि वो भी आ सकती हैं। कार्यकर्ता के नाते हमारा काम क्या है? ये नहीं है कि विपक्ष में कौन किसके साथ कब बैठा, कब आया, कब गया। कार्यकर्ता के नाते हमारा काम यह है कि हमारे बूथ पे क्या हम जनता जनार्दन के मध्य में मोदी की गारंटी को पहुंचा पा रहे हैं? क्या जनता और नरेंद्र मोदी और अपनी पार्टी के बीच में हम संवाद का सेतु बन पा रहे हैं? और क्या हम में जितनी क्षमता है उसके आधार पर जनता की हमने सतत इतने वर्षों से जो सेवा की उसके आधार पर क्या हमने जनता के मध्य में वो विश्वास उत्पन्न किया है? हमारी लीडरशिप ने, हमारे नेतृत्व ने किया है। अब कार्यकर्ता का काम है कि उस विश्वास पात्र जो हमारा नेता है उसके प्रति जनता का आशीर्वाद वोट के माध्यम से हम पहुंचाएं। तो मैं आपको आश्वस्त करना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के हर लोकसभा क्षेत्र के हर बूथ का कार्यकर्ता आपको 2024 में कमल खिलाकर दिखाएगा हर बूथ पर। जो आपका कहना है कि मोदी जी की गारंटी के सामने इन सब चीजों का कोई महत्व नहीं रह जाता, लेकिन अब हम 24 की बार बार जिक्र इसलिए 24 का कर रहे हैं, ये जो 3 राज्य जीते अभी, 2003 की बात करें, भारतीय जनता पार्टी तीनों में जीती थी, लेकिन 24 लेकिन जब लोकसभा का चुनाव आया, मेरा सवाल ये इसलिए मैं कर रहा हूं कि मैं इसलिए आपको अभी जवाब इतनी जल्दी इसलिए देने का प्रयास कर रही हूँ, यहाँ ऑडियंस में जितने लोग बैठे हैं मेरा उनसे परिचय नहीं है जी, ठीक है। मैंने शायद ही आपके साथ कभी कोई इंटरव्यू किया होगा, जी पहली बार, जी पहली बार किया। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, क्या लगता है 24 में नरेंद्र मोदी जीत के आ रहे हैं, वापस प्रधानमंत्री बन रहे हैं? अब ये पब्लिक है, सब जानती है, गारंटी और एक्सपायर्ड वारंटी के बीच का फर्क पहचानती है। यही तो वोटर है, आपका वोटर आपको बोल रहा है कि 24 में कौन जीतने वाला है। हिंदी पट्टी के वो राज्य में, चाहे बिहार की बात खासतौर पर करूं, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलेगी। दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी के पास चुनौती है। सुन लीजिए, मैंने यहाँ पर नागरिकों से ये नहीं पूछा दक्षिण में जीतेंगे, उत्तर में जीतेंगे, पश्चिम में जीतेंगे, कहाँ जीतेंगे, पूरब में। मैंने कहा कि क्या 2024 में पुनः नरेंद्र मोदी देश के प्रधान सेवक बनेंगे? आपकी ऑडियंस ने कहा। एक वो है युवा जो 50 साल से पार हो गए फिर भी युवा हैं, लेकिन ये जेन्युइन युवा है और ये मातृशक्ति का भी प्रतीक है जी। तो युवा शक्ति, मातृशक्ति दोनों कह रहे हैं भाई। और हमारे यहाँ तो सभ्यता में कहते हैं कि बेटी के मुंह से, लक्ष्मी के मुंह से निकल गया एक बार शब्द तो वो खरा उतरता है। तो बताइए, ठीक है, आपका आपको इस लक्ष्मी पर क्या भरोसा नहीं है?